Assalamu alaikum and a very warm welcome to ESCT classes. My name is Saqirul Islam. So continuing our disaster management series, इस सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। अभी तक हमने दो वीडियोस के अंदर इंट्रोडक्शन और नेचुरल डिज़ास्टर्स को कवर किया है। आज की वीडियो में हम मैन मेड डिज़ास्टर्स के बारे में बात करेंगे एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द लेजिस्लेशंस एंड द फ्रेमवर्क्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल रिलेटेड टू द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो विद दीज 4 लेक्चर्स जो कि अराउंड 6 घंटे का टोटल बन जाएगा, इंशाल्लाह आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमने लास्ट क्लास में हमने नेचुरल डिज़ास्टर्स की बात की थी। वी टॉक अबाउट ऑल द डिफरेंट डिज़ास्टर्स जो कि नेचुरल डिज़ास्टर कैटेगरी में आते हैं। इन टुडेज़ क्लास वी विल टॉक अबाउट द मैन मेड डिज़ास्टर्स। मैन मेड डिज़ास्टर्स को एंथ्रोपोजेनिक डिज़ास्टर्स भी कहते हैं, यानी ये ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं जो ह्यूमन एक्शंस की वजह से या ह्यूमन नेग्लिजेंस या एरर की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से हार्म, डैमेज या डिस्ट्रप्शन हो सकता है। इसमें वी हैव टू टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और इंडस्ट्रियल इंसिडेंट्स जो इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इमरजेंसीज, ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स, फायर्स जिसमें अर्बन फायर्स है, फॉरेस्ट फायर्स नेचुरल में हमने लास्ट टाइम देखा था, टेररिज्म एंड सबोटाज जिसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आते हैं। इसके अलावा स्टैम्पेड्स, ऑयल स्पिल्स, डैम फेलियर्स और माइन डिज़ास्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है। सो द फर्स्ट एंड द प्रोमिनेंट मैन मेड डिज़ास्टर जिसके बारे में हमें पढ़ना है दैट इज़ द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एक लार्ज स्केल इवेंट होता है, एक एक्सीडेंट होता है जो कि नेग्लिजेंस की वजह से या ह्यूमन एरर की वजह से या फिर इक्विपमेंट फेलियर की वजह से किसी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई हज़ार्डस मटेरियल रिलीज़ होता है या वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है या वहाँ पे फायर होती है, किसी तरह का कोई डैमेज होता है। ये डिज़ास्टर्स की वजह से प्रॉपर्टी डैमेज होता है, लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, जस्ट लाइक अदर डिज़ास्टर्स। जब हम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स या इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स। द फर्स्ट वन इज़ द केमिकल डिज़ास्टर। केमिकल डिज़ास्टर का मतलब होता है कि जब एक्सीडेंटली कोई टॉक्सिक, फ्लेमेबल या कोई एक्सप्लोसिव केमिकल इन्वायरमेंट में रिलीज़ होता है, चाहे वो एयर में हो, वाटर में हो या सॉइल में हो, जिसकी वजह से ह्यूमंस को या प्रॉपर्टी को डैमेज या लॉस हो सकता है। इसकी जो प्राइम एग्जांपल है वो इंडिया के अंदर वी हैव द भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि 1984 के अंदर हुई थी, जिसमें यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के अंदर गैस लीक हुआ था, जिससे थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर किल्ड, जो कि इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर माना जाता है। इसके अलावा 2020 का वाइजैग गैस लीक है जो कि रिसेंटली 4-5 साल पहले ही हुआ था। अगर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ व्हेन यू टॉक अबाउट द अदर टाइप ऑफ डिज़ास्टर जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की कैटेगरी में आते हैं, दैट्स द न्यूक्लियर डिज़ास्टर। न्यूक्लियर डिज़ास्टर का मतलब होता है जब किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी में या न्यूक्लियर रिएक्टर में या न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स एनवायरनमेंट में रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से रेडिएशन का ख़तरा होता है, तो उसको हम न्यूक्लियर डिज़ास्टर कहते हैं। इसकी प्राइम एग्जांपल जो है वो चेरनोबिल डिज़ास्टर है जो यूक्रेन में 1986 में हुआ था। इसके अलावा 2011 का फुकुशिमा डिज़ास्टर जो कि एक अर्थक्वेक की वजह से हुआ था, जो कि हमने देखा था, टोहोकुमा जो हमने देखा था, जो 2011 में अर्थक्वेक आया था। इसके अलावा इंडस्ट्रियल फायर्स एंड एक्सप्लोजन्स हैं। जब किसी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में फायर लग जाती है, वहाँ पे अनकंट्रोल्ड या एक्सप्लोजन्स हो जाते हैं, दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल फायर एंड एक्सप्लोजन। इसमें जयपुर का ऑयल डिपो फायर जो 2009 में हुआ था वो प्रोमिनेंट एग्जांपल है। नाउ दीज आर द 3 प्रोमिनेंट, यही 3 तरह के होते हैं। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं एक्चुअली, देयर इज़ ऑन साइट इमरजेंसी प्लान एंड ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान। ये कोई डिज़ास्टर का टाइप नहीं है, इट्स रादर एक सेफ्टी प्लान होता है जिसमें डिटेल्ड प्रोसीजर्स लिखे होते हैं कि जब भी फैक्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर कहीं पे भी जब किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, उसको हम ऑन साइट इमरजेंसी प्लान कहते हैं। एंड इसमें इमीडिएट कंटेनमेंट, रेस्क्यू और फर्स्ट एड इनसाइड द प्लांट जैसे एक्टिविटीज़ आती हैं। ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान का मतलब है कि ये एक ऐसा सेफ्टी प्लान होता है जो कि यूज़ किया जाता है एक फैक्ट्री के प्रेमाइसेस के बाहर या फैक्ट्री के सराउंडिंग एरियाज़ में वहाँ की पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक सेफ्टी प्लान होता है जिसको ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान कहते हैं। सो कुछ
प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्रोमिनेंट जो है वो है भोपाल गैस ट्रेजिडी, जो 2 और 3 दिसंबर की रात को 1984 में भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर इंडिया में हुआ था। ये वर्ल्ड का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर माना जाता है। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस जो है वो यूनियन कार्बाइड की कंपनी के पेस्टिसाइड प्लांट से रिलीज़ हुई थी। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखना इस गैस का नाम इज़ MIC, दैट्स मिथाइल आइसोसाइनेट। एंड कौन सी कंपनी थी वो यूनियन कार्बाइड का पेस्टिसाइड प्लांट है जहाँ से ये रिलीज़ हुई थी। एंड इससे ऑलमोस्ट 3500 लोगों की डेथ हुई थी 1984 के अंदर। एंड इट लेड टू द एनैक्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में फिर एनैक्ट किया गया। इसके बाद 7 मई 2020 को वाइजैक गैस लीक हुआ जो विशाखापट्टनम में इंडिया के अंदर ही हुआ था। इसमें LG पॉलीमर्स के केमिकल प्लांट से स्टाइरीन गैस रिलीज़ हुई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। इसके बाद वी हैड द जयपुर ऑयल डिपो फायर जो 2009 में हुआ था जयपुर में, जिसकी वजह से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो में आग लगी थी। देन इंटरनेशनल लेवल पे वी हैव द चेरनोबिल डिज़ास्टर। चेरनोबिल पे एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ भी बनी थी, मे बी आप में से किसी ने वो देखी भी होगी। अप्रैल 1986 में ये इवेंट हुआ था। ये यूक्रेन के अंदर हुआ था, तब वो USSR का पार्ट हुआ करता था, प्रिपियत नाम के सिटी के अंदर। एंड इट्स कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स वर्स्ट न्यूक्लियर डिज़ास्टर। ये वर्स्ट न्यूक्लियर डिज़ास्टर माना जाता है। एंड इसकी वजह से वहाँ चेरनोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग और एक्सप्लोशंस लगी थी जिसकी वजह से बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स भी हुई थी। इमीडिएटली 30-40 पीपल वेर किल्ड। इसके अलावा और भी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोज हो गई थी टू द रेडिएशन। इसके बाद वी हैव द जापान के अंदर 2011 में फुकुशिमा डिज़ास्टर हुआ था जो कि टोहोकू अर्थक्वेक एंड सुनामी के बाद आया था। एंड इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कैस्केडिंग डिज़ास्टर। कैस्केडिंग डिज़ास्टर का मतलब कि जब एक डिज़ास्टर की वजह से दूसरा डिज़ास्टर होता है। पहले अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आई, सुनामी की वजह से फिर ये न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ। देन उसके बाद वी हैव द सेविसो डिज़ास्टर जो सेविसो इटली में 1976 में हुआ था, जिसमें एक केमिकल प्लांट में टॉक्सिक डायोक्सिन नाम का केमिकल रिलीज़ हुआ था। सो दीज आर द प्रोमिनेंट वंस। इनके डेट्स याद रखना, ये पूछे जाते हैं, और ये कहाँ हुए थे ये पूछे जाते हैं, ठीक है। यूक्रेन में याद रखना चेरनोबिल है, और फुकुशिमा जापान के अंदर है। देन देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इंसिडेंट जो कि 2020 में हुआ था रिसेंटली, जो कि लेबनान में हुआ था, बेरूत नाम की सिटी में, बेरूत के पोर्ट पे एक्चुअली ये 4 अगस्त 2020 को ये हुआ था। एक्चुअली बेरूत पोर्ट पे देयर वाज एक शिप था जो वहाँ पे, एक कंटेनर शिप था जो वहाँ पे आया था और वहाँ पे पोर्ट पे रुका हुआ था। एंड देन देयर वे सम कुछ वर्कर्स थे जो वेल्डिंग कर रहे थे, और वेल्डिंग करने के दौरान वो चिंगारियाँ जो उठती हैं उनकी वजह से वहाँ पे आग लगी, और आग लगने की वजह से देयर वाज अमोनियम नाइट्रेट जो कि एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, वो वहाँ पे था उस कंटेनर शिप के अंदर। एंड उसमें आग लगी और उसमें इतना ख़तरनाक एक्सप्लोजन हुआ कि जो दुनिया का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन माना जाता है। एंड उसकी वजह से ऑलमोस्ट 218 पीपल वर किल्ड, 7000 इंजरीज हुई थी। एंड बेरूत सिटी का इतना बुरा हाल हुआ था कि लगभग 3 लाख लोग जो हैं उनके घर तबाह हो गए थे उसमें। एंड इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद रखना बेरूत पोर्ट एक्सप्लोजन 4 अगस्त 2020 को हुआ था, ये लेबनान में हुआ था। एंड इसमें जो केमिकल जो द रीज़न बिहाइंड द एक्सप्लोजन वाज अमोनियम नाइट्रेट, दैट इज़ NH4NO3, जो कि एक्चुअली फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये याद रखना आप। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। नोडल एजेंसी फॉर न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, और स्पेशलाइज्ड रिस्पांस फोर्स जैसे NDRF, वो उनके अंदर स्पेशलाइज्ड रिस्पांस टीम्स होती हैं, CBRN यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स के लिए स्पेशल रिस्पांस टीम्स होती हैं। इसके अलावा की रेगुलेटर्स हैं इंडिया के अंदर, यानी जो रेगुलेट करती हैं कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। वी हैव द AERB, दैट्स एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो कि सेफ्टी रेगुलेटर है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के लिए। देयर इज़ PESO जो कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सब सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट रेगुलेट्स सेफ्टी रिलेटेड टू द एक्सप्लोसिव, पेट्रोलियम एंड कंप्रेस्ड गैस। इसके अलावा की लेजिस्लेशंस, की लॉज की अगर बात करेंगे तो इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 है। इसके अलावा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। इसके अलावा पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 है। इसके अलावा देयर इज़ द केमिकल एक्सीडेंट रूल्स
1996। तो इनके डेट्स याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट है। द सेकेंड टाइप ऑफ मैन मेड डिजास्टर जो है वो न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी और न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल डिजास्टर्स है। ये ऐसे डिजास्टर्स या ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो एक्सपोज हो वो रिलीज़ हो जाता है इनटू एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से ह्यूमंस एक्सपोज हो सकते हैं टू इट और उसकी वजह से लोग की डेथ हो सकती है और डैमेज हो सकता है। अब इसमें यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर इमरजेंसी एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज द रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी। न्यूक्लियर इमरजेंसी का मतलब होता है कि जब किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर, लाइक किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग एक्सपोज हो सकते हैं टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर इमरजेंसी। रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी का मतलब होता है कि जब कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल नॉन रिएक्टर सोर्स से रिलीज़ होता है, यानी रिएक्टर से नहीं बल्कि किसी और सोर्स से अगर रेडियो एक्टिव मटीरियल रिलीज़ होता है तो उसको हम रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी कहते हैं। यूजुअली जो रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी होती है ये स्मॉलर होती है इन साइज टू न्यूक्लियर इमरजेंसी, वो ज़्यादा लार्ज स्केल इवेंट होता है इन कंपैरिजन टू द रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी। ठीक है, एंड इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डर्टी बॉम्ब का। डर्टी बॉम्ब क्या होता है कि एक ऐसा बॉम्ब जिसके अंदर देयर इज़ सम यूजुअली डायनामाइट, सिंपल डायनामाइट बॉम्ब भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर अगर देयर इज़ सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन उसके अंदर डाला गया है तो उसको हम डर्टी बॉम्ब कहते हैं। या यूजुअली ये होता है कि कभी फॉर एग्जांपल कोई रेडियो एक्टिव सोर्स जो है वो किसी ने चुराया या गुम हो गया तो फिर वो एक्सीडेंटली उसकी वजह से एक्सपोज हो सकते हैं लोग, उसको हम रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी कहते हैं। तो डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियर इमरजेंसी में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है आसपास वो एक्सपोज हो सकते हैं। रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी एक स्मॉलर स्केल की इमरजेंसी होती है जिसमें किसी दूसरे नॉन रिएक्टर सोर्स से जो है एक्सपोजर हो सकता है। नाउ रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसीज की जब हम बात करते हैं तो इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन टर्मिनोलॉजीज, लाइक रेडिएशन क्या होता है, एक्सपोजर क्या होता है, कंटैमिनेशन क्या होता है, रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन इज़ बेसिकली ये एनर्जी होती है दैट्स रिलीज फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। देयर आर सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो कि अनस्टेबल होते हैं, जिनके एटम्स अनस्टेबल होते हैं। उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव वेव्स, वो वेव्स जो है या पार्टिकल्स की फॉर्म में रिलीज होती है एनर्जी, उसको हम रेडिएशन कहते हैं। और ये जो है ये रेडिएशन जो होती है, ये एनर्जी जो होती है, ये ह्यूमंस या एनिमल्स के सेल्स को डैमेज करती हैं एंड दे कैन कॉज डेथ, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी और सीरियस डिजीज़ इससे हो सकती है। तो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन इज सिंपली द एनर्जी दैट्स रिलीज फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और अनस्टेबल एटम्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स। देन देयर आर टू टर्म्स, वन इज कॉल्ड एज एक्सपोजर एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज कंटैमिनेशन। एक्सपोजर का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा किसी रेडियो एक्टिव सोर्स के पास या रेडिएशन के सोर्स के पास आ गया तो वी कॉल दैट एक्सपोजर। तो बीइंग नियर अ सोर्स ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड एक्सपोजर। अगर आप किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास, रेडियो एक्टिव सोर्स के पास जाते हो तो वी से दैट पर्सन हैज़ बीन एक्सपोज टू रेडिएशन। देन देयर इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज कंटैमिनेशन। कंटैमिनेशन का मतलब होता है कि जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव मटीरियल किसी के अंदर हो तो उसको हम कहेंगे कंटैमिनेट। तो कंटैमिनेशन का मतलब वी से दैट अ पर्सन इज कंटैमिनेटेड अगर उसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल हो। ठीक है, और वो ज़्यादा खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि अगर वो बंदा जहाँ जहाँ जाएगा ही कैन कंटैमिनेट अदर्स, वो बाकियों को भी कंटैमिनेट कर सकता है। ठीक है, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एक्सपोजर एंड कंटैमिनेशन। एक्सपोजर का मतलब कि आप कहीं पे कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है और कोई बंदा जो है उसके पास चला गया तो वी कॉल दैट कि वो उसका एक्सपोजर हुआ है टू रेडियो एक्टिविटी। लेकिन कंटैमिनेशन का मतलब है कि अगर उसके अंदर ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो वो जहाँ जहाँ जाएगा वो अपने साथ आसपास के लोगों को कंटैमिनेट कर सकता है। देन देयर इज टर्म कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, यानी वो डीके होता रहता है, उनका डीके होता रहता है। और रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ जो होती है इट्स बेसिकली द टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स इन ए सैम्पल टू डीके। यानी अगर कोई सैम्पल है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, उस सैम्पल के आधे एटम्स को डीके होने में कितना टाइम लगेगा उसको रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, एंड इट्स ये केमिस्ट्री में भी 11th क्लास में आपने ये हाफ लाइफ पीरियड पढ़ा होगा। केमिस्ट्री 11th 12th क्लास की केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं।
देन देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डर्टी बॉम्ब, जिसको RDB कहते हैं। डर्टी बॉम्ब बेसिकली होता है कि ये एक कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव होता है, कन्वेंशनल बॉम्ब होता है लाइक डायनामाइट, उसके अंदर अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसके अंदर पैक किया जाएगा उसको डर्टी बॉम्ब कहते हैं। इट्स डिफरेंट फ्रॉम ए न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब डिफरेंट होता है, लेकिन जो डर्टी बम होता है, डर्टी बम एक नॉर्मल एक्सप्लोसिव के अंदर ये डाला जाता है रेडियो एक्टिव मटेरियल, ताकि व्हेन इट एक्सप्लोड्स तो इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो भी स्प्रेड हो जाएगा और उसकी वजह से कंटेमिनेशन हो सकता है, ठीक है। एंड देन देयर आर टर्म्स ऑफ रेडिएशन की यूजुअली दो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। जो SI यूनिट है फॉर मेजरिंग द हेल्थ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन डोज, दैट इज़ द साइवर्ट SV, एंड there is another unit that's called as the REM. REM stands for the Roentgen equivalent in a man. ये एक ओल्डर यूनिट है, ये पहले यूज़ किया जाता है, और एक साइवर्ट के अंदर 100 रैम होते हैं। तो साइवर्ट और रैम जो है ये ऐसा यूनिट है फॉर मेजरिंग द हेल्थ इफेक्ट ऑफ ए रेडिएशन डोज। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अगर हम सोर्स ऑफ रेडिएशन इमरजेंसी की बात करेंगे, या कहाँ कहाँ से रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है या कहाँ से ये इंसिडेंट्स हो सकते हैं। पहला है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। ऑब्वियसली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वहाँ पे पावर प्रोड्यूस की जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू वहाँ पावर प्रोड्यूस की जाती है। और इन्हीं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर अगर एक्सीडेंट्स होते हैं इक्विपमेंट फेलियर की वजह से या ह्यूमन एरर की वजह से, तो वहाँ पे ये रेडिएशन इमरजेंसी या रेडिएशन डिजास्टर हो सकता है। इसके अलावा मेडिकल सोर्सेज लाइक इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ और थेफ्ट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स यूज इन कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी के अंदर कोबाल्ट 60 जैसे एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, और अगर इनको इम्प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए या अगर इनको कोई चुराए तो उस केस से भी जो है उस केस में भी रेडिएशन इमरजेंसी हो सकती है। इंडस्ट्रियल सोर्सेज, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी के अंदर यूज़ होने वाले कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो अगर चुराए जाएं या वो अगर जो है उनका लॉस हो जाए तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। देन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज ऑर्फन सोर्सेज। ऑर्फन सोर्सेज का मतलब होता है कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स जो कहीं पे अबेंडन मिले, जिसके ओनर का पता ना हो, उसको ऑर्फन सोर्स कहते हैं। तो वो ऑर्फन सोर्सेज भी जो है वो भी एक्सपोजर का कारण बन सकते हैं। देन देयर आर ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स, लाइक अगर व्हीकल कोई जा रहा है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल है, अगर वो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। देन इम्पैक्ट्स की अगर बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इम्पैक्ट इज़ द हेल्थ इम्पैक्ट। अगर कोई एक्सपोज होता है टू द रेडिएशन, टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशन, तो उसकी वजह से रेडिएशन सिकनेस हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक म्यूटेशंस भी होती हैं, यानी जीन्स बदल सकते हैं जिसकी वजह से बॉडी टोटली डिफरेंट वे में जो है ग्रो कर सकती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। एनवायरमेंटल कंटामिनेशन होता है, अगर रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन होता है सॉइल का, वाटर का, एयर का या फूड चेन का, उससे भी जो है असर पड़ता है। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जब न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स होते हैं लाइक फुकुशिमा या चेरनोबिल डिज़ास्टर, तो आसपास के लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता है, वहाँ के लोगों को रिलोकेट करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली उनके लाइवलीहुड्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उससे सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होती है। इकोनॉमिक कॉस्ट होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली डीकंटामिनेशन करना, फिर हेल्थ केयर पे और इन्वेस्ट करना पड़ता है एंड कॉम्पनसेशन देना पड़ता है आसपास के लोगों को, तो इट्स इकोनॉमिक कॉस्ट भी इसके साथ इन्वॉल्व होता है। तो जब मेजर न्यूक्लियर या रेडियोलॉजिकल डिजास्टर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट वन एंड द प्रोमिनेंट वन एंड द बिगेस्ट वन इज़ द चेरनोबिल डिजास्टर, जो हमने इंडस्ट्रियल एक्सटेंट में भी पढ़ा था। वो 1986 में होता, प्रिप्यात यूक्रेन के अंदर, जो वर्ल्ड्स वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है, जहाँ पे एक पावर प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा रेडिएशन जो है एक रिलीज़ हुआ था एंड अक्रॉस यूरोप के मल्टीपल कंट्रीज़ में जो है ये रेडिएशन फैली थी। ये लेवल 7 इवेंट माना जाता है, इट्स द हाईएस्ट एवर जो आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में हुआ है। इसके बाद वी हैव द फुकुशिमा डाइची डिज़ास्टर, जो 2011 में जापान में हुआ था, जो अर्थक्वेक और सुनामी के बाद हुआ था, कि कैस्केडिंग डिज़ास्टर था एंड इसकी वजह से 3 रिएक्टर्स का मेल्टडाउन हुआ था, ये भी एक लेवल 7 इवेंट था। इसके बाद वी हैव 1979 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट, पेंसिल्वेनिया यूएस में हुआ था, ये भी एक मेजर इवेंट था, इट वाज अ लेवल 5 इवेंट। इसके बाद मायापुरी रेडियोलॉजिकल इंसिडेंट 2010 में दिल्ली के अंदर, ये एक रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी है, इट वाज नॉट ए न्यूक्लियर इमरजेंसी। न्यूक्लियर इमरजेंसी क्यों नहीं थी? क्योंकि इसका जो सोर्स था ये कोई न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं था, रादर एक वहाँ पे एक स्क्रैप डीलर था। स्क्रैप डीलर आपको बताऊँ ना, जो कूड़ा और कबाड़ जैसी चीज़ें जो है जमा करता है। एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी ने
उसको बेचा था एक गामा इरेडिएटर, और उसके अंदर कोबाल्ट 60 था। वो कोबाल्ट 60 जो है वो न्यूक्लियर, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ही डिड नॉट नो अबाउट इट। उसने उसको डिसमेंटल किया था, एंड उसकी वजह से रेडिएशंस रिलीज़ हुई थी, एंड उसकी वजह से एक डेथ भी हुई थी, एंड उसकी वजह से बहुत सारे एक्सपोज हुए थे टू द रेडिएशन। तो ये दिल्ली के अंदर मायापुरी रेडियोलॉजिकल इंसिडेंट हुआ था 2010 के अंदर। अब न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल इमरजेंसीज़ में डिज़ास्टर मैनेजमेंट को किस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर या रेडियोलॉजिकल डिज़ास्टर को हम किस तरह से मैनेज करते हैं। तो बिफोर द इमरजेंसी, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव ए रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वी हैव द एटॉमिक एनर्जी बोर्ड इंडिया के अंदर। देयर इज़ AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो कि रेगुलेशंस बनाता है और जो एनफोर्स करता है कि सारे न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल फैसिलिटीज़ जो है वो एडहेयर करे टू स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ताकि ऐसे रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर इमरजेंसीज़ ना हो। इसके अलावा सेकंड थिंग इज़ सेफ्टी इन डिज़ाइन, यानी जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको इस तरह से बिल्ड किया जाए ताकि वहाँ पे मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स हो, ताकि ऐसे न्यूक्लियर डिज़ास्टर जो वो अवॉइड किए जाएँ। इसके अलावा प्रिपेयर्डनेस की अगर बात करेंगे तो डेवलपिंग ऑन साइट एंड ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान्स फॉर ऑल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, जो हमने देखा, यानी विद इन द प्रेमाइसेस एंड आउटसाइड द प्रेमाइसेस हम प्लान्स पहले से ही बना के रखें। स्टॉक पाइलिंग ऑफ पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट्स, ये पोटेशियम आयोडाइड, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, ये याद रखना। पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट्स आर यूज to protect thyroid gland from absorbing radioactive iodine, a common element released in the nuclear accidents। यानी ये जो पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट्स होती हैं ये थायराइड ग्लैंड को बचाती हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन को एब्जॉर्ब करने से। यानी अगर कहीं पे रेडियो एक्टिव रिलीज़ होता है, रेडियो एक्टिव वेव्स रिलीज़ होती हैं, तो ये पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट्स से एक्सपोजर से बचा जा सकता है। इसके अलावा एस्टैब्लिशिंग कंटामिनेशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स एंड कंडक्टिंग रेगुलर मॉक ड्रिल्स जैसे प्रिपेयर्डनेस मेजर्स से हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं। देन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, अगर ऐसा अगर ऐसी इमरजेंसी होती है तो देयर आर थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल्स जो यूज़ किए जाते हैं। टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। टाइम का मतलब है कि मिनिमाइज द टाइम ऑफ एक्सपोजर, यानी कम से कम टाइम आप जो है एक्सपोजर में रहो। डिस्टेंस, मैक्सिमाइज द डिस्टेंस, यानी सोर्स से जितना दूर हो सके उतना हो। एंड शील्डिंग, यानी इसका मतलब पुट अ हैवी डेंस मटेरियल बिटवीन यू एंड द सोर्स, यानी सोर्स और आपके बीच में एक हैवी और डेंस मटेरियल होना चाहिए ताकि आप एक्सपोज ना हो टू द रेडिएशन। तो ये टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग प्रिंसिपल है जो यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग एन एमरजेंसी, ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी। देन आफ्टर द इमरजेंसी हमें पहली चीज़ जो करते हैं वो एनवायरमेंटल रिमीडिएशन है, यानी जो कंटेमिनेटेड सॉइल या वाटर आसपास है उसको क्लीन किया जाता है, डीकंटामिनेट किया जाता है। मेडिकल फॉलोअप, यानी लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग की जाती है उन लोगों की जो कि एक्सपोज हुए हैं, ताकि ये चेक किया जाएगा कि उनको कि कोई असर तो नहीं हुआ है इसकी वजह से। इसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है काउंसलिंग वगैरह के थ्रू। इसके अलावा फूड एंड वाटर सेफ्टी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाटर सप्लाईज़ को चेक किया जाता है रेगुलरली कि कहीं वो कंटेमिनेट तो नहीं हुए हैं। अगर मेजर ऑर्गेनाइजेशन लॉज की बात करेंगे तो जो नोडल मिनिस्ट्री है इंडिया में न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल इमरजेंसीज़ के लिए, वी हैव द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो नोडल एजेंसी है। देन की एजेंसीज़ जो बाकी और एजेंसीज़ है उसमें वी हैव द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो कि एक सेफ्टी रेगुलेटर है। इसके अलावा वी हैव बाग, दैट्स बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को। इसके अलावा वी हैव NPCIL, दैट्स न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ऑपरेट करता है। इसके अलावा वी हैव NDRF एंड NDMA एंड NDRF, जिसकी स्पेशलाइज्ड टीम्स होती है फॉर सच इवेंट्स। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे वी हैव IAEA, दैट्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जो प्रमोट करती है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड इनहिबिट करती है टू यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पसेस। इसके अलावा देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज एलारा प्रिंसिपल। ये एक सेफ्टी प्रिंसिपल है रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए, एंड इट सेज अलारा स्टैंड फॉर एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल इसका मतलब है टू कीप रेडिएशन एक्सपोजर एज लो एज पॉसिबल। उसके बाद वी आर ट्रांसपोर्टेशन इंसिडेंट्स। ये समटाइम्स ये एक डिज़ास्टर की शेप ले सकते हैं, एंड इसमें एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसपे कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है
जिसमें मास कैजुअलिटीज़ हो, सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी डैमेज हो या रिलीज ऑफ हजार्डस मटेरियल्स हो, तो इन दैट केस वी कैन कॉल दैट एज एन एक ट्रांसपोर्टेशन डिजास्टर हो सकता है। तो इसमें रोड एक्सीडेंट्स आते हैं, रेल एक्सीडेंट्स आते हैं, एयर एक्सीडेंट्स आते हैं और सी एक्सीडेंट्स आते हैं, लेकिन ये अगर मेजर लेवल पे हो तो तब आप इनको डिजास्टर कह सकते हो। इसमें वी हैव द उड़ीसा ट्रेन कोलिजन 2023 बालासोर में जो हुआ था, एंड इट वाज वन ऑफ द डेडलीस्ट इन इंडिया। इसके अलावा वी हैव द गाइसल ट्रेन डिजास्टर 1999 का। इसके अलावा वी हैव द सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है दैट इज द चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन जो 1996 में न्यू दिल्ली में हुआ था। ये वर्ल्ड का डेडलीस्ट मिड एयर कोलिजन माना जाता है। इसमें एक सऊदी अरेबियन एयरलाइन एक कजाकिस्तान एयरलाइन की फ़्लाइट के साथ मिड एयर क्रैश कर गई थी, जिसमें 349 पीपल जो है डेथ हुई थी। इसके बाद रिसेंटली लास्ट मंथ ही हमें 12 जून 2025 में अहमदाबाद में एयर क्रैश हुआ, अहमदाबाद गुजरात के अंदर, जिसमें एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 जो कि एक बोइंग का एयरक्राफ्ट था 787 ड्रीम लाइनर, उसका वो क्रैश हो गया था विद इन फ्यू मिनट्स आफ्टर टेक ऑफ। एंड ये अहमदाबाद से लंदन जा रही थी एंड इसमें 260 पीपल वर किल्ड एंड देयर वाज ओनली वन पैसेंजर जो मिराकुलसली बच गया था। एंड अगर हम प्रिवेंशन और मिटिगेशन की बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स की, तो रोड एक्सीडेंट्स की जब हम बात करते हैं तो देयर इज़ मोटर व्हीकल एक्ट, उसको स्ट्रिक्टली अगर हम इन्फोर्स करेंगे, ट्रैफिक रूल्स को अगर इन्फोर्स कर पाए, या मैंडेटरी सेफ्टी फीचर्स जो होते हैं लाइक एयर बैग्स या ABS होता है, उसको हम स्ट्रिक्टली अगर इन्फोर्स कर पाएंगे तो उससे हम वी कैन प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स। रेल के अंदर बाय मॉडर्नाइजिंग सिग्नलिंग सिस्टम्स, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग जो होती हैं उनको अगर हम एलिमिनेट करेंगे, इसके अलावा रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस जैसे एफर्ट से हम इनको कम कर सकते हैं। एयर के अंदर जो DGCA है उसके रेगुलेशंस को अगर हम स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो उसके से भी हम इनको बचा सकते हैं। देन की टेक्नोलॉजीज़ की बात, देयर इज़ कवच, मे भी आपने सुना भी होगा। कवच क्या है? कवच एक इंडिया का इंडिजीनियसली बिल्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि रेल कोलिजन्स को, ट्रेन कोलिजन्स को बचाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पूछी जाती है। सो कवच इज़ एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो ट्रेन कोलिजन्स को बचाने के लिए इंडिया ने बनाया है। इसके अलावा ड्यूरिंग एन एमरजेंसी देयर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन आवर। गोल्डन आवर होता है बेसिकली जब भी कोई वेन एवर देयर इज़ एन इंसिडेंट, तो पहला आवर जो होता है एक्सीडेंट के पहले 1 घंटे में अगर मेडिकल अटेंशन मिल पाता है जो भी इंजर्ड होंगे तो वो लाइकली बच सकते हैं। ये गोल्डन आवर जो होता है, अगर हार्ट अटैक जैसा कोई इंसिडेंट भी होता है तो उस केस में भी ये गोल्डन आवर होता है। तो गोल्डन आवर रिमेंबर करना ये क्या होता है। नोडल मिनिस्ट्रीज की बात करेंगे तो रोड के केस में वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, रेलवे के लिए वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एंड एयर के लिए वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हो आप। एंड देन देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या है? ये बेसिकली फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है जो एयरक्राफ्ट के अंदर होता है। फ्लाइट का डेटा ये कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहा होता है और जो कॉकपिट के अंदर जो पायलट बेसिकली वो वॉइस उसकी है उसको रिकॉर्ड करता है। ये एक बॉक्स होता है जो कि अगर इंसिडेंट्स होते हैं तो फिर इसको ढूंढा जाता है, क्योंकि ये फिर एयरक्राफ्ट इंसिडेंट अगर होता है तो उस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन में ये ब्लैक बॉक्स है, बहुत काम आता है। जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था उसका ब्लैक बॉक्स कुछ दिन पहले ही मिला था। देन अर्बन फायर्स की अगर हम बात करेंगे तो अर्बन फायर्स का मतलब होता है जब फायर हो अर्बन एरियाज़ में, बिल्डिंग्स के अंदर, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डैमेज या लॉस हो सकता है। ये मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स की वजह से हो सकता है, कुकिंग एक्सीडेंट्स की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग मटेरियल्स की वजह से हो सकता है, या फिर आर्सन की वजह से, यानी जब कोई इंटेंशनली अगर किसी को आग लगा दे, ऐसा कुछ अगर होता है। फ्लेमेबल मटेरियल्स, हीटिंग इक्विपमेंट माल फंक्शनिंग या लाइटनिंग की वजह से भी ये हो सकता है। अब इसमें कुछ टर्म्स है, यू हैव टू लर्न अबाउट फ्लैश ओवर, बैक ड्राफ्ट, फायर लोड। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्लैश ओवर का मतलब होता है कि जहाँ पे भी आग लगी है उसके आसपास जितनी भी सरफेसेस हैं, कंबस्टेबल सरफेसेस है, यानी जिनमें आग लग सकती है, फॉर एग्जाम्पल लकड़ी है, कपड़ा है, जो भी चीज़ें हैं, जब वो उस लेवल तक हीट हो जाती हैं कि उनमें एकदम से आग लग जाती है, तो उसको हम वी कॉल दैट एज फ्लैश ओवर। तो फ्लैश ओवर क्या है? बेसिकली फ्लैश ओवर ये वो मोमेंट होता है जब सारी की सारी जो कंबस्टेबल सरफेस होती है उनमें आग लग जाती है। देन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज बैक ड्राफ्ट। बैक ड्राफ्ट होता है कि जब कहीं पे आग लगी है तो वहाँ पे ऑक्सीजन, ऑब्वियसली कमरा है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे आग की वजह से सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है, लेकिन अचानक से अगर फॉर एग्जांपल दरवाज़ा खुल जाता है या खिड़की खुल जाती है तो बाहर से एकदम से जब ऑक्सीजन आती है तो वो उस
को ऑक्सीजन मिल जाती है एंड एकदम से एक्सप्लोजन होता है, उसको कहते हैं बैक ड्राफ्ट। तो बैक ड्राफ्ट इज़ बेसिकली अ सडन एक्सप्लोजन जो होता है तब जब फायर को एकदम से फ्रेश सप्लाई ऑफ एयर मिल जाता है। देन देर इज़ फायर लोड। फायर लोड का मतलब होता है, फायर लोड इज़ बेसिकली जितना भी कंबस्टेबल मटेरियल होता है किसी बिल्डिंग के अंदर जिसमें आग लगी है, या उसको फायर लोड कहते हैं, ठीक है। जितना फायर लोड ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इंटेंस फायर होगा, सिंपल है। देन देर इज़ टर्म कॉल्ड एज कंपार्टमेंटेशन। कंपार्टमेंटेशन क्या होता है? ये एक सेफ्टी डिज़ाइन स्ट्रैटेजी है जिसमें बिल्डिंग को डिवाइड किया जाता है इंटू स्मॉलर कंपार्टमेंट्स, ताकि अगर फॉर एग्जांपल एक कंपार्टमेंट में आग लगे तो दूसरे कंपार्टमेंट में वो ट्रैवल ना करे। इट्स नॉट, ये रूम्स नहीं होते हैं, इट्स बेसिकली कि बिल्डिंग को डिवाइड किया जाता है सेक्शंस के अंदर, ताकि एक सेक्शन में अगर आग लगे तो दूसरे सेक्शन तक वो ट्रैवल ना करे। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज मीन्स ऑफ एग्रेस। मीन्स ऑफ एग्रेस बेसिकली होता है कि बाहर निकलने का रास्ता, आप मान सकते हो सिंपल टर्म्स में, क्या किसी भी पॉइंट से बाहर तक जाने का जो रास्ता होता है, बाहर तक जाने का जो पाथवे होता है, उसको मीन्स ऑफ एग्रेस कहते हैं। तो फ्लैश ओवर, बैक ड्राफ्ट, फायर लोड, कंपार्टमेंटेशन और मीन्स ऑफ एग्रेस, ये आप याद रख सकते हो। अगर मेजर जो हम अर्बन फायर्स की बात करते हैं तो अर्बन फायर्स में वी हैव द 1997 का उपहार सिनेमा फायर, जिसमें 59 पीपल वेर किल्ड ड्यू टू एस्फाइजिएशन। एस्फाइजिएशन होती है बेसिकली जब आग लगती है तो आग लगने से जो वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, वहाँ धुआं हो जाता है, तो एंड मोस्टली उसकी वजह से जो है 59 पीपल की डेथ होती है। और जो अर्बन फायर्स होती है, फायर्स में मोस्टली लोगों की डेथ जो है एस्फाइजिएशन से ही होती है, ना कि बर्निंग की वजह से। देन इसके अलावा वी हैव द AMRI हॉस्पिटल फायर 2011 में कोलकाता में हुई थी, जिसमें 90 पीपल वर किल्ड। सूरत कोचिंग सेंटर फायर 2009। अनाज मंडी फैक्ट्री फायर 2019 में हुई थी दिल्ली के अंदर। और अगर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ़ेज़ की बात करेंगे, फर्स्ट फेज़ जो है दैट इज़ द प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन फेज़। उसमें अगर हम स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें नेशनल बिल्डिंग कोड्स को, जिसमें डिटेल्ड फायर सेफ्टी रेगुलेशंस लिखी हुई हैं, तो वी कैन अवॉइड दिस। इसके अलावा प्रॉपर अर्बन प्लानिंग और सेफ्टी ऑडिट्स अगर रेगुलरली किया जाए तो वी कैन अवॉइड दीज फायर्स। इसके अलावा प्रिपेयर्डनेस की अगर हम बात करेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर्स को डिफरेंट टाइप ऑफ फायर्स और डिफरेंट क्लास ऑफ फायर्स के लिए अगर हम प्रॉपरली इंस्टॉल करें। इसके अलावा स्मोक डिटेक्टर्स और अलार्म्स को और ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम्स को अगर इंस्टॉल किया जाएगा तो वी कैन अवॉइड दिस। इसके अलावा क्लियर साइनेज ऑफ इमरजेंसी एग्जिस्ट, जो ऑलरेडी मैंने बोला, वो भी हम कर सकते हैं। ड्यूरिंग अ फायर रेज एन अलार्म, अलर्ट्स everyone in the building and call the fire service immediately। इसके अलावा इवैक्यूएशन स्टेयरकेस यूज़ करना चाहिए, जो नियरेस्ट स्टेयरकेस है। लिफ्ट या एलिवेटर को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग अ फायर। इट्स बेटर टू स्टे लो ऑन द ग्राउंड, क्योंकि जो स्मोक है वो यूजुअली लाइटर होता है और वो ऊपर होता है, नीचे स्मोक ग्राउंड पे कम होता है। इट्स बेटर कि टू लाई लो ऑन द ग्राउंड टू अवॉइड स्मोक इनहेलेशन। बिफोर ओपनिंग द डोर इफ़ फील इट with the back of your hand if it's hot, or do not open it। ये बेसिक चीज़ें हैं, सेल्फ अंडरस्टूड चीज़ें हैं, मुझे लगता है ये पहले से पता होंगी। अगर हम प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, जो प्राइमरी रेस्पॉन्डिंग एजेंसी होती है वो स्टेट फायर एंड इमरजेंसी सर्विस होती है, क्योंकि फायर सर्विस जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, यानी इसको स्टेट देखती है। नेशनल लेवल पे वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके अलावा वी हैव द नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, जो नागपुर के अंदर है, जहाँ पे फायर सर्विस प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा अगर हम गाइडिंग डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, वी हैव द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, जिसके अंदर गाइडलाइंस दी हुई हैं फायर सेफ्टी के रिलेटेड। इसके अलावा क्लासेस ऑफ फायर की जब हम बात करते हैं तो वी हैव क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई फायर। ये याद रखना, ये पूछा जाता है। क्लास ए फायर आर द ऑर्डिनरी कंबस्टेबल लाइक वुड या पेपर में अगर आग लगी है, दैट्स कॉल्ड एज क्लास ए। अगर फ्लेमेबल लिक्विड लाइक पेट्रोल, ऑयल में गैस अगर लगी है तो उसको क्लास बी में रखते हैं। अगर फ्लेमेबल गैसेज लाइक LPG या नेचुरल गैस में लगी है तो उसको क्लास सी कहते हैं। अगर क्लास डी की फायर जो होती है वो कंबस्टेबल मेटल की होती है, यानी ऐसे मेटल्स जिनमें आग लग सकती है, तो उनमें अगर आग लगती है तो उनको हम क्लास डी में रखते हैं। एंड क्लास ई जो होती है वो इलेक्ट्रिकल फायर्स की कैटेगरी, कहीं कहीं पे उसको क्लास सी में रखते हैं, लेकिन क्लास जो ई है दैट्स फॉर इलेक्ट्रिकल फायर्स, ठीक है। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन फायर्स इज एस्पेसिएशन, ये याद रखना, यानी सफोकेशन की वजह से, स्मोक इनहेल करने की वजह से होती है, ना किसी और। देन देयर इज़ इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, जो May 4 को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हो आप। May 4 इज़ इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। देन देयर इज़ टेररिज्म एंड सबोटाज। इसका मतलब होता है कि जब डेलिबरेटली कोई एक्ट ऑफ वायलेंस या डिस्ट्रक्शन करे
ताकि लोगों में फेयर हो या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहे जिससे सोसाइटी डिस्टर्ब होती है, उसको वी कैन कॉल दैट एज टेररिज्म और सबोटाज। ठीक है, सो देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज CBRN टेररिज्म। CBRN टेररिज्म का मतलब होता है अगर आप केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करते हो तो उसको हम CBRN टेररिज्म कहते हैं। ठीक है, एंड इसमें इंपॉर्टेंट है कि रेडियोलॉजिकल में वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डर्टी बॉम्ब जो हमने पढ़ा, एंड न्यूक्लियर में वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक एटॉमिक बॉम्ब्स जैसे इसमें आएंगे। ठीक है, देन टेररिज्म में वी हैव द बॉम्बिंग जिसमें IEDs आते हैं। इसकी एग्जांपल 1993 के मुंबई ब्लास्ट हैं या जयपुर के ब्लास्ट आते हैं। इसके अलावा देयर इज़ होस्टेज, जैसे आपकी एयर इंडिया की 1999 एयरलाइन की फ़्लाइट 814 हाईजैकिंग जो हुई थी, मसूद अजहर ने जो की थी। इसके अलावा फ़िदाइन अटैक्स जैसे पुलवामा अटैक, वो एक तरह का फ़िदाइन अटैक था। इसके अलावा वी हैव लोन वुल्फ अटैक, जब एक ही अटैकर जो है एक ही अटैकर अटैक करता है उसको हम लोन वुल्फ अटैक कहते हैं। इसके अलावा वी हैव साइबर टेररिज्म, जब इंटरनेट का यूज़ करके ऐसे एक्ट्स किए जाते हैं जिसकी वजह से क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स को डैमेज किया जाता है जिससे नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब होती है, उसको साइबर टेररिज्म कहते हैं। एंड देन वी हैव द 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट जिसमें मल्टीपल ब्लास्ट हुए थे मुंबई के अंदर, एंड 12 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे एक्चुअली, वो 1993 में हुआ था। देन वी हैव 2001 पार्लियामेंट अटैक, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर ही अटैक हुआ था 2001 में, जिसमें लेटर ऑन अफजल गुरु को जो है हैंग किया गया था। देन 2008 के मुंबई अटैक्स 26/11 जो आपको पता ही होगा 26 नवंबर 2008 को जो हुए थे मुंबई के अंदर जो हुआ था। देन वी हैव 2019 पुलवामा अटैक जहाँ पे CRPF कॉन्वॉय में अटैक हुआ था, 2019 में हुआ था। इसके अलावा 2010 के अंदर ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में सबोटाज हुआ था जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स को डिलिबरेटली रिमूव किया गया था जिसकी वजह से एक डिरेलमेंट और कोलिजन हुआ था। एंड इस केस में लाइक इन केस ऑफ टेररिज्म, एक्ट ऑफ टेररिज्म से पहले ही इनको बचाया जा सकता है इंटेलिजेंस गैदरिंग और शेयरिंग की हेल्प से, जिसमें वी हैव द IB दैट इज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इंटेलिजेंस इट स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो इंडिया के अंदर इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। देन वी हैव रॉ दैट्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो इंडिया के बाहर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो नोडल मिनिस्ट्री है दैट्स द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन केस ऑफ टेररिज्म और सबोटाज। देन की एजेंसीज में वी हैव NIA दैट्स द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको 26/11 अटैक्स के बाद बनाया गया था, जो कि काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। इसके अलावा वी हैव NSG जो स्टैंड्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जिनको ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है, जो कि कंटिजेंसी जो कि elite contingency force है, काउंटर टेररिज्म फोर्स है एक्चुअली। देन वी हैव IB एंड रॉ। इसके अलावा वी हैव CISF दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स दैट इज़ फॉर सिक्योरिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा की लॉज में वी हैव द UAP एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके अलावा वी हैव द पोटा दैट्स प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, इसको फिर 2004 में रिपील किया गया। इसके अलावा वी हैव द टाडा स्टैंड फॉर टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये पहले हुआ करता था 1995 में ये लैप्स हुआ था। देन वी हैव स्टैम्पेड्स। स्टैम्पेड्स का मतलब है कि जब बहुत सारे लोग एकदम से रश करने लगे, एकदम से भागदौड़ हो जाए एंड उसकी वजह से अगर डेथ हो या इंजरीज़ हो तो उसको हम स्टैम्पेड कहते हैं। स्टैम्पेड हो सकती है ओवर क्राउडिंग की वजह से, जितनी स्पेस या कैपेसिटी है किसी जगह में उससे ज़्यादा लोग आ जाएं, र्यूमर या पैनिक हो जाए, र्यूमर फैल जाए कुछ, उसकी वजह से भी हो सकता है। स्ट्रक्चरल फेलियर से भी हो सकता है, यानी बैरिकेड्स या ब्रिड्स वो कोलैप्स कर जाए उसकी वजह से भी हो सकता है। पुअर क्राउड मैनेजमेंट की वजह से हो सकता है। सडन डिस्टर्बेंसेस या रिलीजियस या लार्ज गैदरिंग्स जो होती है उनमें भी ये हो सकता है। इसमें वी हैव द रिसेंटली हम देखते हैं महाकुंभ में इंसिडेंट हुआ था या दिल्ली के रेलवे स्टेशन में भी हुआ था। इसके अलावा भी वी हैव द महाकुंभ मेला स्टैम्प 1954 में हुआ था जिसमें 800 लोगों की जानी गई थी। इसके अलावा मंडेर देवी टेम्पल स्टम्पेड 2005 में हुआ था जिसमें 300 पीपल वर किल्ड। नैना देवी टेम्पल स्टम्पेड हिमाचल प्रदेश में हुआ था 2008 में। इसके अलावा सबरीमाला स्टम्पेड 2011 केरला में हुआ था। इसके अलावा गांधी मैदान पटना के अंदर बिहार में 2014 में हुआ था दशहरा सेलिब्रेशंस के दौरान, जिसमें एक रूमर फैला था कि एक लाइव वायर गिरी है जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हुआ था एंड उसकी वजह से डेथ्स हुई थी बहुत सारे लोगों की। इसके अलावा 2017 में एल्फनेस्टन रोड ब्रिज स्टम्पेड हुआ था जिसमें एक नैरो फुटओवर रेलवे स्टेशन के ऊपर एक फुटओवर ब्रिज था, उस पर स्टम्पेड हुआ था। स्टम्पेड्स को बचाया जा सकता है प्रॉपर प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट की वजह की हेल्प से।
एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को कंट्रोल करने से, बैरिकेडिंग और चैनलिंग की हेल्प से, क्लियर साइनेज और पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स की हेल्प से, एडुकेट सेफ्टी वॉलंटियर प्रेजेंस, मॉनिटरिंग क्राउड डेंसिटी एंड बिहेवियर लाइक सीसीटीवी का यूज़ करके, एंड इवन एआई का भी यूज़ किया गया था महाकुंभ में इस साल फॉर क्राउड मैनेजमेंट. देन वी हैव वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन, दैट्स ऑयल स्पिल्स. ऑयल स्पिल क्या होता है कि जब लिक्विड पेट्रोलियम या जो है इन्वायरमेंट में यूजुअली ओशन के अंदर जब रिलीज़ होता है तो उसको हम ऑयल स्पिल कहते हैं. ऑयल स्पिल कब होता है कि जब ऑयल टैंकर्स में भी आपने देखे होंगे, एक तो आपके जो लैंड के ऊपर चलते हैं वो वाले भी आएंगे, और साथ में जो सी में जो ऑयल टैंकर्स चलते हैं, ओशन में जो ऑयल टैंकर्स चलते हैं, वो कोलाइड कर जाएं या उनका कोई सिंक कर जाए तो उससे ऑयल स्पिल होता है. या इसके अलावा ऑफशोर ऑयल रिग एक्सीडेंट्स, जिनको ब्लोआउट्स भी कहा जाता है, ऑयल रिग्स जो लगी होती हैं शोर के पास, वहाँ पे भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उससे भी ऑयल स्पिल हो सकता है. पाइपलाइन रप्चर या लीक की वजह से, जो पाइपलाइंस यूज़ की जाती हैं ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उनमें अगर कहीं पे लीक या रप्चर होता है तो उसकी वजह से भी ऑयल स्पिल हो सकता है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ऑयल स्पिल्स में जो आपको पूछी जा सकती हैं. फर्स्ट इज़ ऑयल स्लिक. ऑयल स्लिक का मतलब होता है ये इट्स द लेयर ऑफ ऑयल दैट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आफ्टर स्पिल. यानी जब ऑयल स्पिल होता है, जब किसी कंटेनर्स किसी टैंकर से फॉर एग्जांपल जो समंदर के अंदर जा रहा है उससे जब ऑयल स्पिल हो रहा है तो ऑयल स्पिल होता है, तो वो ऑयल की जो लेयर पानी के ऊपर चढ़ती है तो उसको ऑयल स्लिक कहते हैं. देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग का मतलब होता है कि जब वो स्पिल्ड ऑयल फिज़िकली या केमिकली चेंज होता है इनटू समथिंग एल्स, तो उसको हम कहते हैं वेदरिंग. और ये वेदरिंग जो है ये विंड की वजह से या वेव्स की वजह से या सनलाइट की वजह से हो सकता है. देन वी हैव बायो रेमिडिएशन. बायो रेमिडिएशन का मतलब होता है कि जब हम यानी बायो ऑर्गेनिजम्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं टू ब्रेक डाउन दैट ऑयल, टू कंज्यूम दैट ऑयल. यानी ये एक क्लीनिंग स्ट्रैटेजी है ऑयल स्पिल्स के लिए. यानी अगर कहीं पर ऑयल स्पिल हुआ है तो वी यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजुअली बैक्टीरिया टू, वो उस ऑयल को कंज्यूम कर देते हैं, वो उसको कंज्यूम करते हैं, एंड इस तरह से वी क्लीन दैट ऑयल स्पिल. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ऑयल जैपर. ऑयल जैपर जो है ये इंडिया की एक इंडिजीनियस टेक्निक है, इंडिजीनियस इनोवेशन है. ये भी एक बायो रिमीडिएशन टेक्निक है जिसको TERI, दैट्स द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इंडिया ने बनाया है. इट यूजेस 5 डिफरेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स. 5 डिफरेंट बैक्टीरिया को यूज़ करके ऑयल वेस्ट को डिग्रेड किया जाता है, यानी उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको कंज्यूम किया जाता है. देन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज बूम एंड स्किमर. बूम एंड स्किमर जो है ये बेसिकली एक बूम क्या होता है, ये एक फिजिकल बैरियर है दैट्स यूज टू कंटेन ऑयल स्पिल. अगर ऑयल स्पिल हुआ है तो ये एक बैरियर है जो सरफेस पे ओशन सरफेस पे बनाया जाता है ताकि वो स्पिल ज़्यादा दूर तक ना जाए. इसके अलावा वी हैव द स्किमर. स्किमर जो है ये एक डिवाइस है जो कि फिज़िकली रिमूव करता है उस ऑयल को रिमूव फ्रॉम द सी सरफेस. ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट है जो याद रखोगे आप, इसमें वी हैव द डीप वाटर हॉराइजन ऑयल स्पिल. ये याद रखना, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में हुआ था, अटलांटिक ओशन में 2010 के अंदर यूएस में. ये लार्जेस्ट मरीन ऑयल स्पिल है हिस्ट्री का, एंड इसकी वजह से ये हुआ था क्योंकि BP आपने शेल BP ये कंपनीज़ हैं, ऑयल कंपनीज़ हैं, दुनिया की प्रोमिनेंट ऑयल कंपनीज़. तो BP की एक ऑफशोर ऑयल रिग थी उस रीजन में, उसमें एक्सप्लोजन हुआ था एंड 87 डेज़ तक कंटिन्यूसली ऑयल रिलीज़ हुआ था. इसके बाद भी है द प्रिंस विलियम साउंड ऑयल स्पिल, जिसको एक्सॉन वेल्डेज ऑयल स्पिल भी कहते हैं, जो अलास्का के रीजन US में हुआ था, पैसिफिक ओशन में 1989 में. इसके अलावा अमोको कडीज़ है जो फ्रांस के अंदर हुआ था, कोस्ट ऑफ ब्रिटेन में 1978 में. इसके अलावा इंडिया के अंदर चेन्नई ऑयल स्पिल और मुंबई ऑयल स्पिल है. चेन्नई ऑयल स्पिल जो है 2017 में इनोर पोर्ट चेन्नई के पास हुआ था, जिसमें 2 शिप्स कोलाइड कर गई थी एंड उसकी वजह से ऑयल स्पिल हुआ था. ऑयल स्पिल की वजह से एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है, इससे मरीन लाइफ को बहुत इम्पैक्ट होता है, हार्म पहुंचता है. इसके अलावा कोस्टल इकोसिस्टम लाइक कोरल रीफ्स जो होती हैं या मैंग्रोव्स होते हैं उन पे असर पड़ता है. इसके अलावा कोस्टल वाटर जो होता है या सेडिमेंट्स जो होते हैं वो कंटामिनेट हो जाते हैं. इसके अलावा लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज भी होता है. इसके अलावा फिशरीज़ और टूरिज़्म पे भी असर पड़ता है. अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट इज़ इसमें एक प्रिवेंशन टेक्निक है जिसको कहते हैं डबल हल डिज़ाइन. डबल हल डिज़ाइन इज़ बेसिकली ये एक सेफ्टी मेजर है जो कि ऑयल टैंकर्स के लिए होता है.
ये सेफ्टी मेजर होता है फॉर ऑयल टैंकर्स। तो अगर सारे ऑयल टैंकर जो है ये डबल हल डिज़ाइन जो है ये अडेयर करें इस डिज़ाइन के साथ, तो वी कैन अवॉइड दिस, ठीक है। इसके बाद वी कैन रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पाइपलाइंस एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, यूज़ ऑफ डेजिग्नेटेड शिपिंग लेन्स अवे फ्रॉम सेंसिटिव इकोलॉजिकल एरियाज़। अगर इंडिया के अंदर नोडल एजेंसी की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर ऑयल स्पिल के केस में इंडियन कोस्ट गार्ड्स जो हैं वो सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी होती है जो ऑयल स्पिल्स को कॉम्बैट करती है, एंड दे डू दिस एज़ पर नेशनल ऑयल स्पिल डिज़ास्टर कंटिजेंसी प्लान जो इंडिया के अंदर है। जो की लॉ है इंडिया के अंदर, इंडिया इज़ एक्चुअली सिग्नेटरी ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ऑयल पोल्यूशन प्रिपेयर्डनेस रेस्पॉन्स एंड कोऑपरेशन OPRC 1990, इंडिया इज़ सिग्नेटरी ऑफ दैट। इसके अलावा इंडियन इनोवेशन जो ऑयल जैपर हमने पढ़ा जिसको TERA ने बनाया है। देन देयर इज़ डबल हल डिज़ाइन जो कि एक सेफ्टी मेजर है जो ऑयल टैंकर्स के लिए होता है, जहाँ पे कार्गो टैंक्स सेपरेटेड होते हैं आउटर हल से, एक जहाँ पे जो कि एक डिज़ाइन है याद रख सकते हो, जिसमें जो कार्गो टैंक्स होती हैं उनके और हल के बीच में एक स्पेस होती है। उससे क्या होता है कि उससे रिस्क ऑफ स्पिल जो होता है वो कम होता है, यानी अगर कोलाइड कर भी जाएंगे उस केस में स्पिल नहीं होगा। एंड ये एक्सॉन वेल्डेज डिज़ास्टर के बाद ये एक मैंडेटरी स्टैंडर्ड बन गया था। देन वी हैव डैम फेलियर्स। डैम फेलियर्स क्या होता है कि जब कोई डैम स्ट्रक्चर जो है वो एकदम से अगर कोलैप्स कर जाए जिसकी वजह से उसमें जो पानी होता है वो रिलीज़ होता है, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो सकती है। ये स्ट्रक्चरल फ्लॉ की वजह से हो सकता है, अगर डैमेज अगर जो डैम है अगर वो प्रॉपर्ली डिज़ाइन ना हो। फाउंडेशनल इश्यूज़ हैं, फाउंडेशन इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, अगर अनस्टेबल फाउंडेशन हो डैम की उसकी वजह से हो सकता है। ओवर टॉपिंग की वजह से हो सकता है। ओवर टॉपिंग का मतलब है कि जो डैम है उसके ऊपर से पानी अगर फ्लो करने लग जाए तो उसको ओवर टॉपिंग कहते हैं। पाइपिंग या सीपेज की वजह से हो सकता है, यानी डैम के अंदर इंटरनल एरोजन अगर हो जाए उसके थ्रू अगर पानी सीप करना शुरू कर दे तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स की वजह से भी होता है। इसके अलावा पुअर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन या फिर सबोटाज की वजह से भी ये हो सकता है। डैम फेलियर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है दैट इज़ द मचूचू डैम फेलियर जो मोरबी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में 1979 में हुआ था। ये मचूचू रिवर पे एक डैम बना हुआ था जो इंडियाज़ वर्स्ट डैम फेलियर माना जाता है। ये मोरबी टाउन में हुआ था एंड पूरा का पूरा मोरबी टाउन जो है वो एकदम से फ्लड कर गया था इसकी वजह से। इसके अलावा वी हैव चाइना के अंदर बेनक्यू डैम फेलियर है जो 1975 में हुआ था, जिसको वर्ल्ड्स डेडलीस्ट डैम फेलियर माना जाता है। इसके अलावा इटली के अंदर हुआ था 1963 में वजॉन डैम फेलियर, और टिग्रा डैम फेलियर जो है ये इंडिया के अंदर हुआ था 1917 के अंदर, ग्वालियर में ये हुआ था। इम्पैक्ट्स, जब भी डैम फेलियर होता है तो मैसिव डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग होती है जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, लॉस ऑफ स्टोर्ड वाटर ऑब्वियसली वो भी होता है जो इरिगेशन और बाकी चीज़ों के लिए स्टोर किया हुआ होता है, और एनवायरमेंटल डैमेज होता है। इंडिया के अंदर वी हैव डैम सेफ्टी एक्ट 2021, ये याद रखना। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 ये एक रीसेंट लॉ है जिसको इनैक्ट किया गया है इंडिया के अंदर, जिसमें सर्वेलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ स्पेसिफाइड डैम्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ डैम फेलियर एंड रिलेटेड डिजास्टर्स के रिलेटेड प्रोविजंस हैं। इसके अलावा की बॉडीज़ के अंदर वी हैव द नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी जिसको NCDS कहते हैं, एंड देन देयर इज़ NDSA दैट्स नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देर आर माइन डिज़ास्टर्स। माइन डिज़ास्टर्स होते हैं जब माइनिंग के अंदर माइन कोलैप्स कर जाए या ऐसा कुछ हो जाए, तो इसमें आप याद रखोगे 1975 धनबाद झारखंड में चसनाला माइनिंग डिज़ास्टर हुआ था। दैट्स कंसिडर्ड टू बी द इंडियाज़ डेडलीस्ट माइन डिज़ास्टर। तो याद रखना इट इज़ 1975 चसलाना माइनिंग डिज़ास्टर, बस इतना याद रखना। तो जितने भी ये मैंने मेजर आपको डिज़ास्टर्स बताए तो इसमें नेचुरल डिज़ास्टर्स मेजर जो हैं वो याद रखना, उनके ईयर्स याद रखना, बाकी सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछे जाएंगे। और मैन मेड डिज़ास्टर्स में भी जो प्रोमिनेंट वन होगा पहला वाला वो याद रखना, बाकी सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो इसके बाद इम्पॉर्टेंट डेज़ की अगर हम बात करेंगे एक्चुअली जो पूछे जाते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है ये आप याद रखना, ये 23 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे नवंबर 5 को मनाया जाता है।
नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे December 2 को मनाया जाता है एंड सुनामी डे 22 December को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। इसमें इंपॉर्टेंट जो है इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन 13 अक्टूबर है। ये सर्च कर लेना कि थीम क्या होगी 2025 ईयर में जब ये मनाया जाएगा तो उसकी क्या थीम होगी। इसके अलावा वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे November 5 को है एंड इसके अलावा सुनामी डे जो है वो आपका इंडिया के अंदर नेशनल सुनामी डे जो है वो December 26 को मनाया जाता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द मैन मेड डिजास्टर्स पार्ट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूशन, जिसमें हम डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को पढ़ेंगे एंड डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशंस को पढ़ेंगे एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।